हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम चला रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए 2000 एमसीक्यू सीरीज़, जिसके तहत हम इन 2000 एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरे सिलेबस का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारी क्लास रोज़ाना होती है दोपहर 1 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं अपनी क्लास के पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151। कह रहा है लोकजा किस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। लोकजा होता है जिसमें आपका जो जबड़ा है वह खुलना बंद हो जाता है। बताइए, डिप्थीरिया में होता है, टिटेनस में होता है, लकवा में होता है या फिर रेबीज में होता है। बताइए 151 का। देखिए, लोकजा क्या होता है। लोकजा होता है आपका जो जबड़ा है वह नहीं खुल पाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये आपका टिटेनस के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टिटेनस को आम भाषा में धनुष स्तंभ या फिर लोकजा कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? एक जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका जो टिटेनस है किसके कारण, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या फिर किसके कारण जो है होता है। तो आपका जो टिटेनस होता है वह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, जो किससे होता है? ये जीवाणु से होने वाला एक रोग है। ठीक है, इसमें आपकी जो मांसपेशियां होती है वो जो है ऐठन हो जाती है उनमें। ठीक है, आपके शरीर जो है ऐसा लगता है कि भाई आपका जो शरीर है, शरीर की सारी मांसपेशियां जो है ऐठन महसूस करती हैं। इसका लक्षण क्या होता है? सबसे पहले जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं, जिससे मुंह खोलने में जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए इसको लोकजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 152। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? क्या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है, फिर गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। बताइए 152 का आंसर क्या होगा? देखिए, कोशिका ग्रह की अगर बात करें, पहले इसके आंसर को देख लेते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आरएनए, यानी कि आरएनए और प्लस डीएनए। ठीक है, तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है आरएनए और डीएनए। अब न्यूक्लियस को बात करें कि न्यूक्लियस होता क्या है, तो न्यूक्लियस को कोशिका की, यानी सेल कोशिका का, यानी कि सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने बताया अभी ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो भोजन और जो पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम जो है ग्रहण करते हैं भोजन के साथ में, उनको तोड़ करके एटीपी का निर्माण करती है कौन? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? देखिए, यह एक आणविक मशीन है। क्या है? आणविक मशीन है, और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? देखिए, गोल्जी बॉडी की आपकी जो खोज है वो 1898 में जो है करी थी। किसने? कैमिली गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले देख लेते हैं व्याख्या। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को जो है तोड़ करके ऊर्जा के रूप में उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? एटीपी। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है स्टोर होती है, और फिर शरीर जो है समय के अनुसार जो है इसका यूज करता रहता है, जैसे जैसे हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। आपका विब्रियो कोलोरी जीवाणु का आकार कैसा होता है? क्या वो गोलाकार का होता है, या फिर वो ऐसे छड़ीनुमा होता है, या फिर वो कोमा के आकार का होता है? बताइए, या फिर वो सर्पिलाकार का होता है? ठीक है, बताइए किस प्रकार का होता है? गोल होता है, छड़ी जैसा होता है, कोमा आकार का होता है, या फिर सर्पिला आकार का होता है? 153 का आपको आंसर बताना है।
बिल्कुल। किस प्रकार का? वो कोमा प्रकार का आपका होता है, विब्रियो कोलोरी। किस प्रकार का? विब्रियो कोलोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले व्याख्या है जा फैलाने वाला जीवाणु आपका विब्रियो कोलोरी सूक्ष्मदर्शी जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उससे देखने पर अंग्रेजी का जो कोमा होता है बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। यह क्या करता है? दूषित पानी में जो है रहता है और दूषित पानी से हमें क्या हो जाता है? हैजा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच मान, पीएच एक पैमाना होता है। क्या होता है? एक स्केल होती है। इस पे क्या होता है? 0 से लेकर के 14 आपके अंक होते हैं। 0 से लेकर के 14 आपके अंक होते हैं। बताइए आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? बिल्कुल, देखिए पीएच मान की फुल फॉर्म देख लीजिए। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। पोटेशियम 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 ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है? ये किसी भी जलीय विलयन में अम्लता या फिर क्षारीयता, अम्लता या फिर क्षारीयता को जो है क्या करता है? मापता है। जैसे अगर बात करूं 0 से लेकर के 14 तक जो है आपकी स्केल पर इस पर मापा जाता है। जैसे अगर आपका 7 है, किसी जलीय विलयन का मान जो है या पीएच मान जो है आपका 7 है तो वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। जैसे आपका जल। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर वह 7 से कम होगा तो वह कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन अगर बात करें 7 से ज़्यादा की तो वो कैसा होता है? आपका अक्षारीय होता है। जैसे आपका रक्त। कैसा? रक्त। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसके जो व्याख्या है दी गई है देख लेते हैं। मानव रक्त प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पीएच मान तो मैंने बताया नहीं। पीएच मान इसमें पूछा है ना, ये तो मैंने बता दिया कि पीएच मान होता क्या है, इसका जो है विस्तृत रूप क्या होता है। पीएच मान किसे कहते हैं? अगर 7 से कम है तो उसे क्या कहते हैं? 7 से ज़्यादा उसे क्या कहते हैं? अगर 7 है किसी का पीएच मान तो उसे क्या कहते हैं? लेकिन इनसे पूछा है मानव का रक्त। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मानव रक्त कैसा होता है? आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो क्षारीय आपका 7 से प्लस होगा, 7 से प्लस होगा। तो ये आपका होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 155 आपका 155। ये कह रहा है MDT मल्टी ड्रग थेरेपी का जो उपयोग है किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? क्या मलेरिया में किया जाता है, टीबी में किया जाता है, कुष्ठ रोग में किया जाता है, फिर एड्स में किया जाता है? बताइए 155 का। बिल्कुल, किसमें? कुष्ठ रोग में किया जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए इसी उस क्रम में देख लीजिए। टीबी आपका किससे होता है? आपका जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग बताइए किससे होता है? एड्स आपका किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। ठीक है, वायरस से होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए MDT का उपयोग किया जाता है। दवाई की अगर बात करें, इसमें मुख्य रूप से 3 दवाई दी जाती हैं आपकी। ठीक है, और टीबी के इलाज के लिए क्या जैसे टीबी का इलाज होता है उसको क्या बोलते हैं? डोट्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है औसतन कितनी आबादी को एक कार्यकर्ता कितनी औसतन आबादी को जो है कवर करती है? बताइए 156 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कितनी? 400 से 800 आबादी को जो है कवर करती है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बिल्कुल, चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर है इसका ICDS योजना के तहत जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र है उनमें 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र। अगर जनजाति पहाड़ी क्षेत्र देखें तो 300 से 800 की जनसंख्या पर, और मिनी आंगनवाड़ी की बात करें तो 150 से 400 की जनसंख्या पर एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 आपका। विटामिन E का मुख्य
कार्य आपको बताना है। विटामिन ई का मुख्य कार्य आपको बताना है। क्या ये हड्डी को मजबूत बनाने का काम करता है विटामिन ई, या फिर खून जो जमता है उसको जमाने का काम करता है, या फिर प्रजनन जो अक्षमता है उसको बढ़ाता है, या फिर रतौंधी को रोकता है। अगर हड्डियों की मजबूती की बात करें तो आपका विटामिन डी, साथ ही साथ आपका कैल्शियम। साथ में आपका खून को जमाने की बात करें तो विटामिन के यहाँ पर आता है। प्रजनन क्षमता बनाए रखने के बारे में आपका विटामिन ई। और रतौंधी आपका ए। रतौंधी कहाँ होता है? आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, हड्डी जो है आपके हड्डियों से संबंधित है, प्रजनन क्षमता। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 157 का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, या फिर इसको ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। तो ये क्या काम करता है? प्रजनन अंगों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन की समस्या हो सकती है। ठीक है, इससे आपकी जो स्किन है वह भी फेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 158। जलने पर यानी जलने के तुरंत बाद जो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में है, क्या करना चाहिए आपको? क्या बर्फ रगड़ दें उस पर, प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी से जो के नीचे रखें, या फिर उसे टूथपेस्ट वगैरह लगाएं, या घी या फिर तेल लगाइए? 158 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? जिस हिस्से पर जो आपका जो जला हुआ हिस्सा है उसको ठंडे और बहते पानी के नीचे रखेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, व्याख्या है इसकी। जले हुए हिस्से को कम से कम 10 से 15 मिनट तक साधारण नल के पानी के नीचे रखना चाहिए, ताकि जलन अंदर तक न जाए और फफोले कम बने। यानी जहाँ पर जलता है वहाँ पर जो है आपका वो हो जाता है ना, जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसव की जो संभावित जो विधि तिथि है निकालने का सूत्र क्या है, वो आपसे पूछा है। बताइए 159 का आंसर। देखिए, इसमें कुछ नहीं, आपको जो है ये सिर्फ याद करना है। LMP प्लस 9 महीने प्लस 7 दिन। आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए, इसकी व्याख्या है। EDD निकालने के लिए महिला के अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन में 9 महीने और 7 दिन को जोड़ दें, यानी 9 महीने और 7 दिन का अंतर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 160 आपका है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में साइटोटॉक्सिक जो दवाई होती हैं, जैसे आपकी कैंसर की जो एक्सपर्ट दवाई होती हैं, किस रंग के बैग में डाली जाती हैं? लाल रंग में के बैग में, नीले रंग के बैग में, पीले रंग के बैग में, या फिर काले रंग के बैग में? बताइए 160 का आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल, किस रंग में? पीले में। इसका आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साइटोटॉक्सिक दवाई जो होती है कोशिकाओं के लिए जहरीली होती हैं। इन्हें हमेशा पीले बैग में अलग से डाला जाता है, और बाद में जो है इन्हें जो है इंसिनरेटर में जो है उच्च ताप पर जला करके नष्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए, बोतल वगैरह या फिर प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको फेंकने से क्या होता है, आपका प्रदूषण फैलता है। तो इसके लिए जो है एक अलग विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है 161, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। एक तरफ आपकी जो है बीमारियां दी गई हैं, और एक तरफ इनके लक्षण कह लो या फिर उन वाहक कह लो कि जिनसे जो है फैलते हैं। बताइए, इन सूची का मिलान करिए जल्दी से। 161 का देखिए, अगर मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलिस से फैलता है। ठीक है, डेंगू की बात करें तो एडीज जो मच्छर प्रजाति के मच्छर होते हैं उनसे फैलता है। फिर हम बात करें कालाजार की, तो ये जो है आपकी सैंड फ्लाई यानी कि बालू जो मक्खी होती है उससे फैलता है। और बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस की, तो ये आपकी क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। यानी इसका आंसर आपका ए मुझे सही लग रहा है, ए होगा बिल्कुल सही। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा 161 का आंसर ए। ठीक है, ये ऊपर हमने देख लिया कि मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो एडीज जो इजिप्टी जो प्रजाति के मच्छर होते हैं उनसे होता है। कालाजार सैंड फ्लाई से, जापानी इंसेफ्लाइटिस या फाइलेरिया जो आपका क्यूलेक्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्राइएज प्रणाली के तहत लाल रंग किस मरीज को दिया जाता है? जिसकी मृत्यु हो चुकी हो उसको दिया जाता है, जिसे मामूली चोट हो उसको दिया जाता है, जिसे तत्काल जीवन रक्षक उपचार की जरूरत आवश्यकता हो उसे दिया जाता है, जिसकी हड्डी टूटी हो लेकिन चल सकता हो उसको दिया जाता है। 162 का आंसर
देखिए इसका होगा जिसे तत्काल जीवन रक्षक उपचार की जो है आवश्यकता होती है उसको दिया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले व्याख्या, जब बहुत सारे घायल हों, जैसे ट्रेन वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो किसे पहले बचाना है, ठीक है, इसे ही ट्राई एज कहते हैं। जैसे लाल रंग अगर किसी को दिया जाता है तो सबसे गंभीर, जिन्हें तुरंत इलाज चाहिए वरना वो जो है मर भी सकते हैं। पीले की अगर बात करें तो गंभीर लेकिन थोड़ी देर तक रुक सकते हैं। हरा मामूली चोट है, खुद चलकर जा सकते हैं। और काला आपको जो मर गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन तापमान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील। देखिए संवेदनशील का मतलब है कि वो टेम्परेचर को जो है ज़्यादा झेल नहीं सकती है। क्या वो टीटेनस की है, BCG का टीका है, आपका OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर आपका हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, बताइए। 163 बिल्कुल क्या है आपकी OPV। क्या है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। आपका C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोल्ड चेन का सबसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कई बार। सबसे अधिक जो है संवेदनशील कौन सी है, OPV है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, जननी सुरक्षा योजना जिसे JSY के भी कहा जाता है के तहत निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों, जैसे आपका UP बिहार है, इनको LPS कहा जाता है। ठीक है, में ग्रामीण महिला को संस्थागत प्रसव पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है। 1000, 1400, 6000 या फिर 500, बताइए। 164 का आंसर कितनी राशि दी जाती है आपकी, 1400 रुपये। कितने, 1400 रुपये। देख लेते हैं इसका। JSY का उद्देश्य अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देना है। ठीक है, LPS जो है ग्रामीण माँ को 1400 प्लस आशा को 600 रुपये, और जो LPS मतलब शहरों की बात करें तो माँ को 1000 रुपये और आशा को 400 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर क्या होगा। MDR-TB क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। 165 का बिल्कुल आपका आंसर इसका हो जाएगा, इसका B आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। MDR जो है TB बहुत खतरनाक होती है। TB के दो सबसे प्रमुख दवाई होती है आपकी। ठीक है, जब मरीज दवा बीच में छोड़ देता है तो बैक्टीरिया इन दोनों दवाओं के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस बना लेते हैं। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे हम अब वर्तमान समय में अगर साधारण पानी पी रहे, जैसे नल से पानी निकाल करके पीते हैं, और उसके बाद एकदम से हम क्या करते हैं, हम RO का पानी पीते हैं, तो जो RO का पानी पीते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होता है और हमें जो है मतलब बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है उसको कमज़ोर करने में जो है वो सहायता प्रदान करता है। अगर हम जो है नल वगैरह का पानी पीते हैं तो कुछ ना कुछ अशुद्धि हमारे जो है पेट में जाती है और हमारा शरीर जो है उसके अनुकूल बना रहता है। लेकिन अगर हम मतलब रेगुलर तरीके से RO का पानी पियेंगे तो हमारे शरीर को क्या होगा, उसका हमारा शरीर जो है उसका आदी बन जाता है। ठीक है, तो वही वाला जो है इसमें सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 166, निर्भरता अनुपात निकालने का सही सूत्र आपसे पूछा है, बताइए। 166 का आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले देख लेते हैं व्याख्या। निर्भरता अनुपात यह बताता है कि कितने लोग कमाने वाले लोगों पर आश्रित हैं। ठीक है, आश्रित समूह बच्चे 0 से 14 वर्ष तक जो है काउंट करे जाते हैं। बुजुर्गों की बात करें तो 65 वर्ष प्लस हो। ठीक है, कार्यशील समूह जो 15 से 64 वर्ष के लोग हैं, आयु के लोग हैं, उनको जो है कार्यशील समूह के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, एक हीमोफीलिया के मरीज में किस क्लोटिंग फैक्टर की जो है कमी हो जाती है, बताइए। फैक्टर 4, फैक्टर 8, फैक्टर 9 या फिर फैक्टर 10, बताइए कौन सा आंसर होगा 167 का। 167 का आंसर आपका फैक्टर 8, कौन सा, F8, फैक्टर 8। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून नहीं जमता है।
यह सबसे आम है। इसमें जो है फैक्टर 8 की कमी होती है अगर हीमोफीलिया ए की बात करें, और हीमोफीलिया बी की बात करें तो इसमें जो है फैक्टर 9 की कमी होती है। यह बीमारी आमतौर पर पुरुषों में होती है, लेकिन महिलाएं इसकी वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168 है आपका, स्वास्थ्य संचार के AICDAS मॉडल में डी का अर्थ बताना है आपको। AIDCAS में डी का अर्थ बताना है। बताइए क्या डिजीज होता है, डिजायर्स होता है, डॉक्टर होता है, फिर डाटा होता है। डिजायर क्या होता है, डिजायर यानी कि इच्छा। 168 का आपका आंसर बी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आपकी, स्वास्थ्य शिक्षा देने का यह एक मनोवैज्ञानिक मॉडल है कि कई लोग नई आदत कैसे अपनाते हैं। जैसे ए होता है आपका अटेंशन, किसी का ध्यान खींचना। आई होता है इंटरेस्ट, रुचि जगाना। डिजायर माने इच्छा पैदा करना, ठीक है, मुझे भी जो है ये चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये देखना है आपको। 169 क्या हो गया, 169 क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहा है, सीवेज उपचार जो है में सेप्टिक टैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए बताइए आपका इसमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा, बताइए। 169 बताइए क्या होगा, एनारोबिक पाचन। क्या होगा, एनारोबिक पाचन, ठीक है। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ग्रामीण या छोटे घरों में जो सेप्टिक टैंक का उपयोग होता है, इसमें जो है बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मल को खाते हैं और उसे गैस और पानी में जो है बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, विटामिन B12 की कमी से होने से मतलब कौन सा विशिष्ट जो है प्रकार का एनीमिया। आपको ये तो पता है, देखिए एनीमिया कई प्रकार के विटामिन से होता है, इसमें विटामिन बी जो है मुख्य रूप से जो है सहायता प्रदान करता है। तो आप बताइए, विटामिन बी से पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, विटामिन बी से होने वाला एनीमिया कौन सा होता है। बताइए, आयरन की कमी वाला एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर पर्नेसियस एनीमिया, या फिर थैलेसीमिया। बताइए 170 का तो कौन सा हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पर्नेसियस एनीमिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी, पर्नीसियस जो एनीमिया होता है विटामिन B12 के अवशोषण में जो है कमी के कारण होता है। विटामिन B12 को सोखने के लिए पेट में जो आपकी एंटेस्टाइज जो फैक्टर होता है उसकी ज़रूरत होती है। अगर ये फैक्टर नहीं बनता तो आपका B12 की कमी हो जाती है और लाल रक्त जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171, महामारी विज्ञान में आइसबर्ग फिनोमेना किन बीमारियों में नहीं देखा जाता है। 171 क्वेश्चन नंबर 171 बताइए 171 का आंसर। तो बिल्कुल आपका किस में नहीं देखा जाता, आपका रेबीज में नहीं देखा जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, 170 और ये हो गया आपका 170, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, आइसबर्ग फेनोमेना का मतलब है कि समाज में बीमारी के छुपे हुए जो केस होते हैं, ठीक है, जैसे पानी के नीचे बर्फ बहुत ज़्यादा है और देखने वाले केस जैसे पानी के ऊपर टिप, ठीक है, बहुत कम है। जैसे रेबीज और टेटनस में ये फिनोमेना लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172, ओपन वायरल पॉलिसी के तहत निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को खोलने के 4 सप्ताह तक दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, खसरा, BCG, जापानी इंसेफ्लाइटिस या फिर पेंटावेलेंट। बताइए 172 का आंसर आपका इसमें होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। व्याख्या इसकी, ओपन वायरल पॉलिसी के अनुसार कुछ वैक्सीन को खोलने के बाद 28 दिनों तक जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसका जो VVM सही है तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपका जो है मैचिंग सवाल है। बताइए, सूची 1 को पोषक तत्व दिए हुए हैं और सूची 2 में आपके कमी से होने वाले रोग हैं। बताइए नियासिन किसकी कमी से, नियासिन की कमी से, बताइए नियासिन की कमी से। नियासिन क्या होता है आपका, विटामिन होता है, कौन सा, B3। थायमीन आपका B1 होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन D होता है। बताइए 173। अगर नियासिन की बात करें तो आपका पेलाग्रा,
अगर थायमीन की बात करें तो आपका बेरी, और फोलिक एसिड की बात करें तो आपका मेगाब्लास्टिस एनीमिया, और विटामिन डी की बात करें तो आपका ऑस्ट्रोमलेशिया। तो आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, आपका ऑप्शन ए। कौन सा? आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नियासिन पेलाग्रा, थायमीन की बात करें बेरी, और फोलिक एसिड की बात करें तो मेगाब्लास्टिक जो आपका एनीमिया होता है, गर्भावस्था में इसकी कमी के कारण जो है प्रभाव पड़ता है, और विटामिन डी की बात करें तो वयस्कों में ओस्टोमलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 174। प्री एक्लेम्पसिया किन 3 प्रमुख लक्षण के कारण होता है? उसके 3 प्रमुख लक्षण बताने हैं आपको। बुखार, सिर दर्द, उल्टी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर आपका हाई शुगर, ज़्यादा पेशाब, भूख लगना, या फिर पेट दर्द, ब्लीडिंग, या फिर चक्कर आना। बताइए 174 का। बिल्कुल, क्या होता है आपका जो बीपी है हाई, ठीक है, और प्रोटीन्यूरिया सूजन। बताइए, देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो बीपी होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, और सूजन जैसी शिकायत भी देखने को मिलती है। गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के बाद अगर किसी महिला को ये 3 लक्षण मिले तो उसे प्री एक्लेम्पसिया है। ठीक है, इसमें बीपी जो है आपका जो है बढ़ जाता है, पेशाब में प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसी को प्रोटीनिया बोलते हैं। ठीक है, और पैरों या चेहरे पर सूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 175। सरसों के तेल में आर्गेमोन तेल की मिलावट से कौन सी जो है बीमारी फैलती है? बताइए, ड्रोप्सी, लेथायरिज्म, या फिर फ्लोरोसिस, या फिर एगोटिज्म। 175। बिल्कुल, क्या? ड्रोप्सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो है आर्गेमोन जो होता है आपका सत्यानाशी के बीज सरसों जैसे दिखाई देते हैं। व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए इसका तेल मिला देते हैं, इससे जो है ड्रोप्सी बीमारी हमें हो जाती है। इसमें शरीर में जो है पानी भर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, और दिल जो है आपका फैल जाता है। जनसांख्यिकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी में NRR बराबर 1, इसका जो है तात्पर्य क्या होता है? जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या स्थिर है, या फिर हर जोड़ा का जो है केवल एक बच्चा है। बताइए 176 का आंसर। इसका अर्थ होता है आपका जनसंख्या स्थिर हो गई है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या है। ठीक है, ये देख लेंगे आप। सेंटिनल सर्विलांस जो है आपका मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? सभी बीमारियों के कुल केस गिनने के लिए, छुपे हुए या फिर लापता केसों को जांचने के लिए, पता लगाने के लिए, केवल मलेरिया के लिए, फिर जन्म दर निकालने के लिए किया जाता है। 177। तो इसमें आपके छुपे हुए या फिर जो लापता केसेस होते हैं उनको पता लगाने के लिए किया जाता है। ये इसकी व्याख्या है। सेंटिनल सर्विलांस का उपयोग जो है तब होता है जब हम पूरी आबादी का सर्वे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे HIV एड्स की दर जानने के लिए हम केवल कुछ चुने हुए अस्पतालों या फिर ब्लड बैंकों का डेटा लेते हैं। एक सेकेंड, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है, या फिर द्वीप लिखा हुआ है, द्वीपिकाएं होती हैं, कहाँ पाई जाती है और उनका कार्य क्या होता है? यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में, या फिर गुर्दे में? बताइए 178। ये आपकी लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं आपकी अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। 20 का सही आंसर होगा। यह अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, अल्फा सेल्स, बीटा और ठीक है और डेल्टा। अगर मनुष्य की जो बीटा सेल से खराब हो जाती है उसी के कारण उसको डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग होता है। 179 जल की अस्थायी कठोरता के बारे में पूछ रहा है कि उसको दूर करने का सबसे सरल तरीका क्या? चूना मिलाना, उबालना, फिटकरी डालना, या फिर क्लोरीनीकरण यानी कि उसमें क्लोरीन डालना? बताइए 179 का। देखिए वैसे तो दोनों तरीके होते हैं, चूना भी डाल सकते हैं और उबाल भी सकते हैं, लेकिन सबसे आपको पूछा सबसे सरल तरीका तो आपका उबालना होगा। क्या होगा? उबालना।
यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या देखिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण जो है आपकी अस्थायी अशुद्धता होती है। ठीक है, तो इसे सिर्फ जो है उबालने से दूर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 180 आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। कोल्ड चेन के दौरान तापमान की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके देंगे। क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है वह बच्चा जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देगा। ठीक है, और आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर एक नई क्लास में जो है हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।